हाँ जी, चलो तो शुरू करते हैं नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो हमारे चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, या फिर मैं बोलूं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर मैं एग्जाम में बात करूं तो ये चैप्टर हमारा अप्रोक्स 12 टू 15 मार्क्स का रहने वाला है। 12 टू 15 मार्क्स, और ऑलमोस्ट कंफर्म है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव मिला के ये चैप्टर 12 से 15 मार्क्स कम से कम रहने वाला है। तो सोच के देखो, 50 नंबर का एफएम, उसमें 12 से 15 नंबर का ये चैप्टर रहेगा। ठीक, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें होती है। वर्किंग कैपिटल की अगर मैं बात करूं, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि मुझे अगर डे टू डे ऑपरेशन करने हैं, मतलब मेरा डे टू डे बिजनेस चलाना है, तो उस डे टू डे को चलाने के लिए मेरे मुझे जो पैसा चाहिए वो मेरा क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। बचपन में हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते थे, उसका एक फॉर्मूला होता था। क्या फॉर्मूला होता था? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो यानी कि जो मेरे करंट एसेट्स है जिनसे मुझे पैसा मिलना है, उसमें से माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज जिनको मुझे पैसा देना है। बचा हुआ क्या हो गया? जो मेरे बिजनेस में खर्चों के लिए मेरे पास यूज कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक, तो चलो लिखना इसके अंदर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, वर्किंग कैपिटल कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वर्किंग कैपिटल कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वर्किंग कैपिटल कैन बी ऑफ टू टाइप्स। Working capital can be of two types. First, first, gross working capital. Gross working capital. कोई आइडिया क्या होती है ग्रोस वर्किंग कैपिटल? चलो, ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या? वैसे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, उसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो ग्रोस मतलब क्या? अगर मैं सारे सिर्फ करंट एसेट्स ले लूं, उनका टोटल क्या कहलाता है? ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना? तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल में लिखना सम ऑफ ऑल करंट एसेट्स, sum of all current assets, sum of all current assets of a company, sum of all current assets of a company। एक कंपनी के सारे करंट एसेट्स का सम कर दें तो वो क्या कहलाता है? ग्रोस वर्किंग कैपिटल। हालांकि ग्रोस वर्किंग कैपिटल कहीं यूज नहीं होती, वो बेकार है, क्योंकि उसमें से लायबिलिटीज हमें पे करनी है, तो हमारे लिए नेट इंपॉर्टेंट होती है। तो सेकंड पॉइंट लिखना नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, द नेट वर्किंग कैपिटल लिखना इसमें द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ब्रैकेट में लिख देना करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फुल स्टॉप। एक नोट लिखना, नोट, वी आर कंसर्न, वी आर कंसर्न only with, we are concerned only with net working capital, only with the net working capital। तो सर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कंसर्न है? नेट वर्किंग कैपिटल के लिए। हम किसकी बात करेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल। सर फिर ग्रोस बताया ही क्यों? पेपर में देखा गया है, बहुत पहले की बात करूं, थोड़ा टाइम हो गया उनको, एक दो बारी उन्होंने ग्रोस वर्किंग कैपिटल पूछ लिया था। अब अगर ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब ही नहीं पता होगा तो फिर वो तुम निकाल के नहीं आ पाओगे उसको, तुम्हें लगेगा आउट ऑफ कोर्स आ गया। जबकि कुछ करना नहीं है, नेट वर्किंग कैपिटल को बस माइनस, मतलब करंट लायबिलिटीज को माइनस नहीं करना, सिर्फ एसेट्स का टोटल करके आना है। तो अगर बाय चांस ग्रोस वर्किंग कैपिटल पूछ ले क्वेश्चन, तो तुम्हें पता होना चाहिए कैसे निकलेगा। ठीक, बस इतना सा काम। चलो फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, नोट खत्म हो गया। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल deals with, management of working capital
deals with various aspects various aspects of working capital, like various aspects of working capital, like के बाद डैश डाल के पॉइंट नंबर 1, estimation of working capital, second point, receivable management, third point, cash management, fourth point, inventory management, fifth point, payables management, और last other theory aspects. ठीक, तो यानी कि ये हमारे पूरे चैप्टर का कंटेंट है, और ये जो कंटेंट है ना, ये स्टडी मैट के हिसाब से, ठीक, स्टडी मैट में यानी कि मॉड्यूल में हमारे पास ये 6 कंटेंट्स है। इसके अंदर 6 कंटेंट्स में भी अदर तो छोड़ दो, चाहे मेनली हमारे पास कितने हैं, 5। लेकिन जो मैंने बुक दी है उसमें वर्किंग कैपिटल में सिर्फ ये वाला टॉपिक कवर है। उसमें वर्किंग कैपिटल में सिर्फ कौन सा कवर है, ये वाला। रिसीवेबल मैनेजमेंट का अलग चैप्टर बनाया हुआ है, तो मैंने जो 12 से 15 मार्क्स लिखे ना, ये सबको मिला के है, ठीक। लेकिन मेरी बुक के अकॉर्डिंग ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, बट तुम्हें बस स्टडी मैट में सारा एक नहीं मिलेगा, ठीक। कैश मैनेजमेंट जो है हम यहाँ पर एफएम में नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट कैश मैनेजमेंट का हमारे कहां पर है, कोस्टिंग में। सेम कॉन्सेप्ट हमारा कहां पर कवर होगा, कोस्टिंग में भी कवर होगा। बजटरी कंट्रोल एक चैप्टर था, याद होगा मैंने शुरू के कंटेंट में बताया था। तो बजटरी कंट्रोल में कैश बजट करके एक टॉपिक पढ़ेंगे। वो कैश बजट एज इट इज सेम है किससे, कैश मैनेजमेंट से, बिल्कुल सेम है किससे, कैश मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली, उसमें हम कैश मैनेजमेंट के अंदर इसको पढ़ेंगे, ठीक। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में भी यहाँ पर हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, क्यों? ये भी हमारा कहाँ कवर होगा, कॉस्ट के अंदर। कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल कॉस्टिंग एक चैप्टर पढ़ेंगे। मटेरियल कॉस्टिंग में आगे जाके तुमसे ईओक्यू वगैरह निकलवाया जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो वो ईओक्यू वगैरह निकालना वो सेम क्या है, इन्वेंट्री में। तो यानी कि ये दो टॉपिक हम किसके साथ पढ़ेंगे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ, ठीक। पेबल मैनेजमेंट, जो ये पेबल मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल से मान लो 10 मिनट का कॉन्सेप्ट, हार्डली कितने का है, 10 मिनट का। तो मतलब इस चैप्टर में हमारे लिए जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन से हैं, ठीक, फर्स्ट और सेकंड। तो इन दोनों पे हमें सबसे ज्यादा फोकस रखना है, और पेपर में क्वेश्चन भी इन्हीं दोनों में से सबसे ज्यादा आने वाला है। पेपर में इन दोनों में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, इन दोनों टॉपिक्स में से पूछा जाता है। क्योंकि ये कैश मैनेजमेंट तो खैर आता ही नहीं है, ना कॉस्ट में आता है, ना मैनेजमेंट, ना कॉस्ट में आता है, ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट ज्यादातर कॉस्टिंग में पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर आने के चांसेस कम रहते हैं, बट आगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, क्योंकि बहुत इजी बात है। तो ये था हमारा कवरेज। अब अपन बात करते हैं किसकी, वर्किंग कैपिटल होता क्या है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, मान लो एक बंदा है रामू, और एक बंदा है शामू। एक है रामू और एक है शामू। रामू का किस चीज का बिजनेस है, रामू जो है वो न्यूज़पेपर वेंडर है। रामू क्या है, न्यूज़पेपर वेंडर। और शामू क्या है, शामू है वेजिटेबल वेंडर, ठीक, वेजिटेबल वेंडर। तो शामू रामू क्या करता है, घर घर जाके न्यूज़पेपर फेंकता है, और शामू शामू क्या करता है, वो रेडी लगाता है सब्जियों, ठीक, सब्जियां बेचता है। अब एक बात सोचो, अगर तुम न्यूज़पेपर घर पे मंगवाते हो तो कैसे होता है। मान लो 1 मार्च को तुमने न्यूज़पेपर वाले को बोला कि आज से मेरे घर पे न्यूज़पेपर डालना शुरू कर दे, ठीक। तो रामू को तुमने पकड़ा और तुमने बोला कि आज से मेरे घर पे न्यूज़पेपर फेंकना शुरू कर दे। रामू क्या करेगा, रोज सुबह आएगा, तुम्हारे घर पे न्यूज़पेपर डालेगा, डेली करता रहेगा, कब तक, पूरे महीने।
और महीने के आखिरी में तुम्हारे घर की बेल बजाएगा, तुम्हें उठाएगा नींद से और बोलेगा कि मेरा महीना पूरा हो गया, मुझे क्या दो। सिंपल सी बात समझ आ रही है। रामू क्या करेगा, पूरे एक महीने न्यूज़पेपर फेंकेगा और महीने के आखिरी में आके तुमसे बेल बजा के बोलेगा कि पैसे दो। ठीक, यही होता है। लेकिन शामू के साथ क्या होगा, शामू क्या है, वेजिटेबल वेंडर है। शामू के केस में क्या होगा, ये सुबह रेडी लगाएगा, सुबह सब्जी मंडी जाएगा 5 बजे, सब्जी मंडी से सब्जियां खरीद के लाएगा, मान लो 500 रुपए की सब्जी खरीदी, ठीक, अपनी रेडी पे लोड की और गली गली घूम घूम के वो सारी सब्जियां रात तक बेच दी। सारी सब्जियां क्या हुई, रात तक बेच दी। तो रामू जो न्यूज़पेपर वेंडर था, इसको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ा पूरे महीने, और इसको रिकवर कब हुआ, पूरे महीने के आखिरी में। मतलब जो रामू है वो हर रोज सुबह अपनी जेब से पैसा डालता न्यूज़पेपर के लिए, और उसको रिकवर कब हुआ, महीने के आखिरी में। लेकिन शामू क्या कर रहा है, सुबह पैसा लगा रहा है, रात को घूम के पैसा उसके पास वापस आ रहा है। बात समझ आ रही है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, इसकी जो वर्किंग कैपिटल है, इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो महीने की है, इसको एक महीने का पैसा अपनी जेब से लगाना पड़ रहा है, तो इसकी वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई, एक महीना। लेकिन इसकी वर्किंग कैपिटल कितनी है, एक दिन, क्योंकि इसका तो पैसा घूम के शाम को ही वापस। ठीक, तो मतलब इसको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसको वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी। ठीक, क्योंकि इसको तो सिर्फ एक दिन है, इसको पता है कि मैं आज सुबह 300 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, शाम तक 500 कमाऊंगा, 500 में से 200 रुपए मेरा प्रॉफिट, 300 रुपए अगले दिन की सब्जियां खरीदने के लिए। ठीक, लेकिन ये क्या करेगा, ये हर रोज 300 रुपए लगाएगा और महीने के आखिरी में इसको इकट्ठा पैसा मिलेगा। इसको क्या मिलेगा, इकट्ठा पैसा। बात समझ आ रही है। तो दोनों का वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। रामू का वर्किंग कैपिटल कितना चला, एक महीने, और शामू का वर्किंग कैपिटल कितना चला, एक दिन। ठीक, तो यानी कि हुआ क्या, अब सोचना, ये मेरा एक महीना है, तो रामू ने क्या किया, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ऐसे करके डेली पैसा लगाना शुरू किया, और वो पैसा उसको रिकवर कब हुआ, 31 तारीख को या 30 तारीख को, जो भी डेट होगी। ठीक, तो 30 तारीख को उसको पैसा रिकवर हुआ। फिर उसने क्या किया, वो जो पैसा रिकवर हुआ, मान लो मैं एक दिन में 300 रुपए की न्यूज़पेपर खरीदता हूँ, मैं रामू हूँ, मैं एक दिन में 300 रुपए के न्यूज़पेपर खरीदता हूँ, तो मैंने क्या किया, 300 के न्यूज़पेपर डेली डालना शुरू कर दिया। तो पूरे महीने में 300 रुपए के न्यूज़पेपर 30 दिन में डाले होंगे मैंने, तो मैंने अपनी जेब से पूरे महीने में कितने रुपए लगा दिए, 9,000 रुपए। 9,000, और मैं जो 300 रुपए का न्यूज़पेपर खरीदता हूँ उसको बेचता कितने में, 500 रुपए में। तो यानी कि डेली डेली 300 रुपए लगा के पूरे महीने में मैंने कितने रुपए लगा दिए, 9,000। वो 9,000, अब जैसे ही महीना खत्म हुआ, मैंने बेल बजाई सब घरों में जाके, और सारे घरों से पैसा कितना इकट्ठा कर लिया, 15,000। उस 15,000 में से मैंने क्या किया, 6,000 तो अपने अलग कर दिए, वो तो मेरा प्रॉफिट है, वो मैं अपने घर ले गया, अपने घर पे जो भी राशन वगैरह चाहिए उससे खर्च कर दिया। ठीक, बाकी जो 9,000 बचे वो मैंने अपने पास संभाल के रख लिए, क्योंकि अगले महीने फिर से मुझे हर रोज 300 रुपए लगाने हैं। ठीक, तो यानी कि वो जो 9,000 रुपए है, मैंने अगर पहले महीने के पहले दिन लगाए, तो वो क्या होंगे, शुरू में लगाए, घूम के एक महीने बाद वापस आ गए, फिर मैंने लगा दिए, फिर घूम के एक महीने बाद वापस आएंगे, फिर इन्वेस्ट कर दूंगा, फिर घूमते। तो वो वर्किंग कैपिटल ऐसे ही घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। रिकवर कब होगी, जब मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा, जब मेरा लास्ट मंथ होगा ना, तब वो पैसा मेरे पास रिकवर होगा, वरना वो मेरी वर्किंग कैपिटल। बात समझ आ रही है। तो इसकी वर्किंग कैपिटल एक साल में कितनी बार घूमेगी, 12 बार। क्यों, एक महीने का टाइम है ना, आज पैसा लगा रहा है, एक महीने बाद रिकवर हो रहा है, तो वर्किंग साइकिल कितनी बार घूमी, एक बार। तो ऐसे 12 महीनों में कितनी बार होगा, 12 बार। लेकिन इसके साथ क्या होगा, ये डेली डेली घुमा रहा है पैसे, तो डेली डेली घुमा रहा है, मतलब पूरे साल में कितनी बार घुमाएगा, 360, 365 मान लो। वैसे एफएम में ना हम जनरली 360 दिन लेके चलते हैं। ठीक, तो जब भी पूरे साल की बात होगी, जब तक क्वेश्चन ना बोले, हम 360 मान के चलते हैं। ठीक, तो एफएम के अंदर स्पेशली हम कितना लेके चलेंगे, 360 मान के, वर्किंग कैपिटल वगैरह जैसे चैप्टर। ठीक, तो इसके लिए कितनी बार घूमी साइकिल, 360 बार, लेकिन इसके लिए कितनी बार घूमी, 12। बात समझ आ रही है। चलो लिखना, टू हैव अ सिंपल आइडिया, to have a simple idea about the above working capital, about the above working capital concept, about the working capital concept, consider the following example, consider the following example। तो एक साइड ले लो रामू न्यूज़पेपर वेंडर, एक साइड ले दो शामू वेजिटेबल वेंडर।
दो पार्ट्स कर लो, मतलब आधा आधा रख लो रजिस्टर का, आधी साइड पे रामू का लिख लो और आधी साइड पे शामू का लिख लो, ज्यादा नहीं चाहिए, 4-5 लाइनें चाहिए। तो अगर मैं अब रामू की बात करूं तो तुम चाहो तो रामू की शक्ल भी बना सकते हो, फिर शामू की भी बना सकते हो। कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर पर डे, कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर पर डे कितने रुपए? 300 रुपए। तो एक दिन न्यूज़पेपर कितने रुपए का खरीदता है? 300 रुपए का, प्लस प्रॉफिट पर डे, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाता है? 200 रुपए का। तो यानी कि सेल्स पर डे कितनी हो गई? 500 रुपए। सेल्स पर डे कितनी हो गई? 500 रुपए। ठीक। लेकिन ऐसा कितने दिन चलेगा? इनटू 30 डेज, क्योंकि इसको एक साथ कितने रुपए मिलेंगे? 15,000 रुपए। एक साल के एक साथ कितने रुपए मिलेंगे? 15,000 रुपए। ठीक है ना, पर डे के हिसाब से किया और एक महीने का निकाल दिया, तो एक महीने यानी कि 30 दिन बाद वो पैसा रिकवर हो जाएगा आपको। ये मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में मंथली चल रहा है, कोई कोई न्यूज़पेपर वाले अगर वो वीकली चला रहे हैं कि 7 दिन न्यूज़पेपर डाल के 7 दिन का पैसा ले लेंगे, तो उसकी वर्किंग साइकिल कितनी हो जाएगी? 7 दिन हो जाएगी। तो डिपेंड करता है केस टू केस, तो हमने जस्ट एग्जाम्पल लिया। तो इसकी वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई? 30 दिन की। तो इसके नीचे लिखना, इसको बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 30 डेज। नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 30 डेज। नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 30 डेज। तो मतलब रामू के पास इतना पैसा है कि वो 30 दिन तक अपना बिजनेस चला सकता है। उसकी साइकिल जो घूमेगी वो कितने दिन बाद घूम जाएगी? 30 दिन बाद। मतलब इसको जो इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल लगानी है, वो कितने दिन की लगानी है? सिर्फ 30 दिन की। उसके बाद तो उसकी चलती रहेगी, उसको कुछ नहीं करना, फिर उसके बाद उसको चलता रहेगा। ठीक, तो ये रहेगा। तो इसका ये हो गया नंबर ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स कितनी बार घूमेगी? 12 टाइम्स। एक साल में कितनी बार घूमेगी? 12 बार। 12 टाइम्स। इसको बोला जाता है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। ठीक। अब आ जाओ इस साइड पे, शामू के साइड पे। शामू के साइड पे बाकी सब सेम लिख दो। एक तो ये 30 दिन हट जाएगा, क्योंकि 30 दिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा अब इसके लिए। और नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या हो जाएगी? 1 डे। ऑपरेटिंग साइकिल्स कितनी हो जाएगी? 360। मतलब यहां पर लिखना, कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल पर डे 300 रुपए, प्लस प्रॉफिट पर डे 200 रुपए। टोटल कितना हो गया? 500। सेल्स कितनी हो गई? 500 रुपए। बट ये कितने दिन के लिए नहीं है, ये 30 दिन के लिए नहीं है, ये कितने दिन के लिए? सिर्फ एक दिन के लिए। तो ये कितने दिन के लिए हो गई? 1 डे। तो यानी कि नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितने दिन का हो गया? 1 डे। और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स कितनी हो गई? 360 टाइम्स। 360 टाइम्स। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स कितनी हो गई? 360। क्लियर है? तो ये था। चलो लिखना फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन में। ये हो गई टेबल खत्म, ये पार्ट खत्म हो गया एग्जांपल। there are two methods there are two methods there are two methods of estimating there are two methods of estimating there are two methods of estimating management of working capital. एक second.
तो दो मेथड्स है एस्टिमेट करने के वर्किंग कैपिटल। पहला मेथड लिखना, फर्स्ट मेथड एनओसीपी मेथड। एनओसीपी मतलब यही, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड। फर्स्ट मेथड है एनओसीपी मेथड, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड। एनओसीपी मेथड यानी कि नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड। और सेकंड मेथड लिखना अभी बाद में, पहले तो दोनों मेथड्स के बारे में लिखवाना, फिर थोड़ा नोट वोट लिखवा के फिर लिखवाना। फर्स्ट मेथड हो गया एनओसीपी मेथड। सेकंड मेथड बाय एस्टिमेटिंग each and every item of by estimating each and every item of current assets and current liabilities, by estimating each and every item of current assets and current liabilities। तो यानी कि क्या कह रहा है, वर्किंग कैपिटल निकालने के दो मेथड है। पहला मेथड क्या हो गया, एनओसीपी मेथड जो हमने यहाँ पर फॉलो किया। दूसरा मेथड क्या है कि हर एक करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को एस्टिमेट करो और फिर कैलकुलेट करो। ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा है, सेकंड मेथड। क्यों, ये वाला मेथड ना आंसर हमें सिर्फ किस में दे रहा है, डेज में। ये वाला आंसर हमें किस में दे रहा है, डेज में। लेकिन जो सेकंड मेथड है वो हमें आंसर किस में देगा, अमाउंट में, कि हमें कितने पैसे की जरूरत है। और हम किसकी बात करते हैं, डेज वेज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए। हमें क्या चाहिए होता है, पैसा। लेकिन हमें पढ़ना दोनों है। फर्स्ट मेथड थोड़ा सा कम यूज होता है रियल लाइफ के अंदर, सेकंड मेथड यूज होता है, बट हमें पढ़ने दोनों। ठीक, चलो एक नोट लिखना, आ जाएगा अच्छे से। एक नोट लिखना, नोट, फर्स्ट मेथड इज एन इनकम्प्लीट मेथड। फर्स्ट मेथड इज an incomplete method as first method is an incomplete method as it gives answer in time period. It gives answer in time period. It gives answer in time period. But time period provides basic framework basic framework for second method which gives answer in rupee terms, which gives answer in rupee terms, which gives answer in rupee terms। ठीक, आंसर इन रूपी टर्म्स। डालना हेडिंग एनओसीपी मेथड। एनओसीपी मेथड, एनओसीपी मेथड के कुछ और नाम है, एनओसीपी मेथड और कैश टू कैश साइकिल पीरियड, कैश टू कैश साइकिल पीरियड और नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल पीरियड। नेट कैश टू कैश साइकिल पीरियड, नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल पीरियड, नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल पीरियड। तो तीन नाम है इस मेथड के, एनओसीपी मेथड, कैश टू कैश साइकिल पीरियड और नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल पीरियड। यानी कि कितने टाइम पीरियड है, तो पीरियड की बात करेंगे। ठीक, अभी मैंने ना तुम्हें बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिया था समझाने के लिए कि एनओसीपी होता क्या है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता क्या है, जिसमें हमने वो रामू शामू का ले लिया था। अगर मैं नॉर्मल बिजनेसेस की बात करूं, तो नॉर्मल बिजनेसेस की बात क्या करें तो क्या होता है, मान लो अगर मेरा ये चेयर बनाने का बिजनेस है, अगर मेरा ये चेयर बनाने का बिजनेस है, तो मेरा खर्चा कब से लगना शुरू हो गया होगा। मैंने इसके लिए प्लास्टिक खरीदा होगा, प्लास्टिक खरीदा, पैसे दिए, फिर मैंने क्या किया, प्लास्टिक को लेकर गोडाउन में आया या फैक्ट्री में आया, फैक्ट्री में फिर क्या लगाई, लेबर लगाई, उन्होंने काम करना शुरू किया। ऐसा तो है नहीं 1 मिनट में बन गई, उन्होंने लगाए होंगे 4-5 दिन। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने प्लास्टिक खरीदा, पैसा दिया, लेबर वगैरह काम कर रही है, इन्होंने बना दिया, चेयर बन गई। बनते ही तो बिक नहीं गई होगी, फिर मैंने क्या रखी होगी, अपने गोडाउन में रखी होगी, गोडाउन से शोरूम में गई होगी, शोरूम से जाके सेल हुई होगी। और हो सकता है सेल भी किस पे हुई हो, उधार पे, हो सकता है सेल भी किस पे हुई हो, उधार पे। तो यानी कि जिस टाइम पे मैंने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया रॉ मटेरियल में, तो रॉ मटेरियल खरीदने से लेके
और जब तक मुझे डेटर से पैसा नहीं मिल जाता, उसको बेच के पैसा नहीं मिल जाता, वो बीच का सारा पीरियड मेरा क्या कहलाता है? रामू के केस में यही तो था, उसने न्यूज़पेपर खरीदा, खरीद के जब तक उसको पैसा वापस नहीं मिल रहा, वो क्या कहलाता था? एनओसीपी। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो पैसा इन्वेस्ट कब से करना शुरू कर देगी? जब रॉ मटेरियल खरीदेगी। तो रॉ मटेरियल खरीदने से लेके जब तक उसको चेयर का पैसा वापस नहीं मिल जाता, वो सारा का सारा पीरियड क्या कहलाएगा? एनओसीपी। वो सारा का सारा पीरियड क्या कहलाएगा? एनओसीपी। तो लिखना एनओसीपी में क्वेश्चन नंबर 1 श्योरिटी। तो हर एक प्रोडक्ट का एनओसीपी अलग अलग है, प्रोडक्ट वाइज, इवन ऑर्डर वाइज, बैच वाइज, हर एक चीज का एनओसीपी अलग है। चलो तो लिखना क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज एनओसीपी। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज एनओसीपी। अगर थ्योरी में पूछा गया बाय चांस तो इसका मतलब बता दीजिए। लिखना इट इज द टाइम बिटवीन, इट इज द टाइम बिटवीन procurement of raw material, it is the time between procurement of raw material, procurement of raw material and and its effective utilization, its effective utilization of goods in cash. Hello. It is the time period, it is the time between the procurement of raw material and its effective its effective realization, utilization काट के realization कर देना, its effective realization in cash, its effective realization of goods in cash, its effective realization of goods in cash। मतलब क्या, जब तुमने रॉ मटेरियल खरीदा, वहां से लेके जो गुड्स को बेच के उसका पैसा आ गया वहां तक, वो सारा क्या कहलाएगा? एनओसीपी। अगर एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूं तो देखना, मान लो मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, मैं ट्रेडर हूं। मैं क्या करता हूं? चेयर खरीदता हूं और आगे बेच देता हूं, चेयर खरीदता हूं और आगे बेच देता हूं। तो मान के चलो यहां से 1 तारीख शुरू है, 1 तारीख, 2 तारीख, ऐसे करके 30 तारीख, ठीक। मैंने 1 तारीख को चेयर परचेज की, लेकिन कैसे परचेज की? उधार पे। चेयर कब परचेज की? उधार पे। और वो मुझे कितने दिन का उधार देता है? 7 दिन का। वो मुझे कितने दिन का उधार देता है? 7 दिन का। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने भले ही चेयर परचेज 1 तारीख को कर ली, बट मेरा पैसा कब जाएगा? 8 तारीख को, 7 या 8 तारीख जो भी मान लो। तो मैंने क्या किया? परचेज भले ही चेयर 1 तारीख को करी, बट मेरी जेब से पैसा कब जाएगा? 7 या 8 तारीख को, क्योंकि 7 दिन की उधार मिल गई। तो मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट कब हुई? 8 तारीख को, 1 तारीख को नहीं हुई, क्योंकि मेरा पैसा कब गया? 7 या 8 तारीख को। तो इस इसका मेथड का नाम क्या था? कैश टू कैश साइकिल पीरियड। तो मतलब कब मेरा कैश गया और वो कैश मुझे रिकवर कब हुआ, वो पीरियड देखना है। मैंने परचेज कब किया, कोई मतलब नहीं है, मेरा कैश कब गया? 8 तारीख को, तो वो देखा जाएगा। अब मान लो यही चेयर मैंने लेट से 20 तारीख को बेची, 20 तारीख को बेची और उधार पे बेची, और उधार कितने का था? 10 दिन का था। तो इसका पैसा कब रिकवर होगा? 30 को। तो यानी कि मेरा एनओसीपी कहां से काउंट होगा? 7 तारीख से, 8 तारीख से लेके और 30 तारीख तक, मतलब वो जो भी 7 दिन ऐड करके 8 या 7 जो भी मानो, तो 7 या 8 तारीख से लेके 30 तारीख तक मेरा क्या रहेगा? एनओसीपी पीरियड रहेगा। तो 1 तारीख से काउंट नहीं होगा, 8 तारीख से काउंट। बात समझ आ रही है? ठीक, चलो फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम में लिखना साइज ऑफ, साइज ऑफ NOCP, size of NOCP depends upon, size of NOCP depends upon the nature and size of the company, the nature and size of the company, nature and size of the company। कहता है आपका एनओसीपी जो है वो डिपेंड करेगा किस पे? साइज और नेचर पे। कैसे साइज और नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? अगर मान लो नेचर की बात करें, पहले नेचर क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग हूं तो मेरा एनओसीपी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि पहले मैंने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, फिर उसको बनाया होगा, बन के फिर बेचा होगा।
तो मुझे लंबा ज्यादा टाइम लगा होगा। अगर मैं ट्रेडर हूं तो मैंने बस खरीद के बेच दिया होगा, तो मेरा एनओसीपी कम रहा होगा। तो लिखना नेचर ऑफ द कंपनी, हेडिंग डालना नेचर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, अभी क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 में ही चलता जा रहा है। उसमें लिखना पहले नेचर ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द कंपनी। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, नेचर ऑफ द कंपनी में इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, in case of manufacturing concern, comma, the NOCP will be higher. In case of manufacturing concern, comma, the NOCP will be higher as compared to trading company. NOCP will be higher as compared to trading company. तो क्या कह रहा है कि जो ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी में जितना एनओसीपी होगा उससे ज्यादा होगा किसका, मैन्युफैक्चरिंग का। ये मैं जनरल स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, बाकी कुछ कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि भाई ट्रेडिंग वाले का सामान ही नहीं बिका तो उसका एनओसीपी ज्यादा भी हो सकता है, बट जनरली ये रहता है, जनरल स्टेटमेंट ये कहती है। ठीक, सेकंड लिखना क्या था ऊपर, नेचर एंड साइज ऑफ द कंपनी, तो साइज ऑफ द कंपनी, साइज ऑफ द कंपनी, साइज ऑफ द कंपनी। इन केस ऑफ, in case of large manufacturing companies, in case of large manufacturing companies, in case of large manufacturing companies, comma, NOCP would be higher, NOCP would be higher as compared to, NOCP would be higher as compared to a small manufacturing company. A small manufacturing company. ठीक, तो जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी उसका एनओसीपी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वो सीधा बल्क में प्रोडक्शन करते होंगे, वो एक एक दो दो प्रोडक्शन नहीं करते होंगे, वो बल्क में प्रोडक्शन करते होंगे, तो इसीलिए उनका एनओसीपी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। बट इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है कि अगर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके पास मशीनें भी बहुत अच्छी होगी, एडवांस मशीनें होंगी, छोटे मोटे के पास नहीं होगी, तो इसलिए मैंने बोला, मैंने जनरल स्टेटमेंट लिखवाई है, बाकी डिपेंड कर सकता है केस टू केस, वेरी कर सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू कैलकुलेट एनओसीपी। अब यहां से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होगा कि कैसे कैलकुलेशन हम करेंगे। How to calculate NOCP? How to calculate NOCP? How to calculate NOCP? चलो लिखना इसमें, कैलकुलेशन जो है ना वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या फिर ट्रेडिंग है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल भी आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा, फिनिश गुड्स भी आएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन ट्रेडिंग में तो सिर्फ क्या है, गुड्स खरीदे और बेच दिए, तो उसमें अलग रहेगा, तो दोनों में फॉर्मूला भी अलग अलग होगा, तो तरीका भी अलग अलग होगा। तो लिखना एनओसीपी कैलकुलेशन, एनओसीपी कैलकुलेशन डिपेंड्स अपॉन, एनओसीपी कैलकुलेशन डिपेंड्स अपॉन, NOCP calculation depends upon the nature of the company. NOCP calculation depends upon the nature of the company. तो फर्स्ट लिखना फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फॉर्मूला लिख लेना NOCP इक्वल्स टू ICP प्लस RCP माइनस APP। अभी ये लिख लो, मैं एक्सप्लेन कराता हूँ कि ये है क्या क्या। NOCP इक्वल्स टू ICP प्लस RCP माइनस APP। ठीक, और फिर इसमें लिखना ICP इक्वल्स टू RMCP प्लस WPCP प्लस FGCP। ठीक, RMCP प्लस WPCP प्लस FGCP, रॉ मटेरियल कन्वर्जन। अभी सबका लिखवाऊंगा एक एक, ये दो है।
तो देखना, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है क्या, फिर इसके बारे में अपन समझते हैं। मान लो ये 0 तारीख, सॉरी 1 तारीख, 20, 30, 30 हो गई, लेट से अगले महीने की 15 तारीख, ठीक। तो ये हो गया 1 तारीख, 30 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख और 15 तारीख अगले महीने की। तो मैं अपना ये डेट ना मान के डेज मान लो, तो यानी कि शुरू से डेज चल रहा है, पहला दिन, 10वां दिन, 20वां दिन, 30वां दिन, 45वां दिन, मतलब टोटल 45 डेज है, ठीक। हुआ क्या, मैंने यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल क्या किया, परचेज, रॉ मटेरियल परचेज किया, और किस पे परचेज किया, क्रेडिट पे। रॉ मटेरियल परचेज किया किस पे, क्रेडिट पे, ठीक। रॉ मटेरियल जैसे ही खरीदा, इसको मैं 7 दिन में, 7 दिन में रॉ मटेरियल को मैं अपनी फैक्ट्री में भेज देता हूँ, मतलब 7 दिन तक तो रॉ मटेरियल मेरे गोडाउन में पड़ा रहेगा, फिर 7 दिन में मैं उसको इशू कर दूंगा किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक। तो ये जो 7 दिन है, इसको बोला जाता है RMCP, यानी कि रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। कितने टाइम में आपका रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो मतलब कितने दिन तक बेसिकली गोडाउन में पड़ा रहता है, ठीक। फिर क्या हुआ, 7 दिन में, 7 दिन में यानी कि 8 तारीख को हमने इशू कर दिया, 8वें दिन इशू कर दिया किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। मान लो प्रोडक्शन चलती है 4 दिन, प्रोडक्शन कितने दिन चलती है, 4 दिन, तो मतलब क्या हो गई, 12। प्रोडक्शन कितने दिन चली, 4 दिन। तो जो ये 4 दिन है, इसको बोलते हैं WPCP, यानी कि कितने दिन तक मेरी प्रोडक्शन वर्क इन प्रोग्रेस में रहती है, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, कि कितने दिन मेरी वर्क इन प्रोग्रेस चलता है, ठीक। तो 4 दिन मेरा क्या चला, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर उसके बाद यहां पर मेरा फिनिश गुड्स बन गया। अब फिनिश गुड मेरा बनते ही तो बिकेगा नहीं, मान लो वो पड़ा रहा गोडाउन में 8 दिन के लिए, वो कितने दिन पड़ा रहा, 8 दिन, तो 12 से लेके 8 दिन, 20 दिन तक, 20वें दिन तक वो फिनिश गुड्स मेरे गोडाउन में पड़े रहे, उसको बोलते हैं FGCP, यानी कि फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। तो फिनिश गुड्स कब तक सेल नहीं हुआ, मतलब फिनिश गुड्स को सेल होने में 8 दिन लग जाते हैं, जैसे ही मेरे फिनिश गुड्स बने, उसको सेल होने में 8 दिन लग जाते हैं, मतलब वो 8 दिन तक तो मेरे गोडाउन में ही पड़ा रहता है, ठीक। तो यानी कि ये तीनों किसकी बात कर रहा है, इन्वेंट्री की, तो इन तीनों को प्लस करके इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। तो मतलब क्या हुआ, सिंपल सी चीज, मेरी इन्वेंट्री कन्वर्ट होने में, मतलब स्टॉक को बिकने में कितना टाइम लगता है, खरीदा मैंने कब, 1 तारीख को, बिका कब, 20 तारीख को, तो टोटल कितने दिन लगे, 20 दिन। टोटल कितने दिन लगे, 20 दिन, उसमें से 7 या 8 दिन मान लो रॉ मटेरियल के, 4 दिन इसके और 8 दिन इसके, टोटल मिला के कैसे हो गए, 20। बात समझ आ रही है, ठीक। ये थोड़ा सा इसको 8 कर लो ताकि वो मैच हो जाए, 8 4 12 8 20, तो 20 दिन हमारे हो गए। फिर क्या हुआ, 20 तारीख को मैंने क्या किया, बेच दिया सामान, 20 तारीख को सामान बेच दिया, तो सेल कब हुई, 20 को, लेकिन मैंने किस पे बेचा, उधार। 20 तारीख को यहाँ पर मैंने क्या किया, सेल, तो सेल मैंने किस पे की, क्रेडिट पे। मान लो क्रेडिट कितने दिन का चलता है, 10 दिन। क्रेडिट कितने दिन का चलता है, 10 दिन का। अब ये 10 दिन का उधार मतलब क्या, मेरे पास पैसा कब आएगा, 30 तारीख को, मेरे पास पैसा कब आएगा, 30 तारीख को। तो यानी कि जो रॉ मटेरियल मैंने यहाँ खरीदा, उसका पैसा मुझे कितने दिन में आया, 30 दिन में। तो वही हमने किया, 20 दिन तो ये थे, प्लस 10 कितने हो गए, 30 दिन। लेकिन अब एक बात सोचो, अगर मुझे ये रॉ मटेरियल जो मैंने उधार पे खरीदा था, इसने मुझे 5 दिन की उधार दे दी थी, तो मैंने इसकी पेमेंट कब करी होगी, 5 तारीख को। तो मेरा एनओसीपी कहां से काउंट होना चाहिए, 5 से। तो मतलब मुझे ये 5 दिन हटाने हैं ना, कौन से 5 दिन, जो मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट लेट करी। तो मतलब क्या, एपीपी माइनस क्या कर दिया हमने, एवरेज पेमेंट पीरियड, कि जितना टाइम पीरियड हमने पेमेंट करने में लेट करी, मतलब जितना उधार मुझे मिला, वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कौन से वाला। होप सो क्लियर है, ठीक। चलो सबके मतलब लिखना शुरू कर दो, आईसीपी लिख दो। आईसीपी स्टैंड्स फॉर, आईसीपी स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, ICP stands for inventory conversion period, inventory conversion period, RCP receivable conversion period, RCP receivable conversion period, RCP receivable conversion period, APP average payment period, average payment period. फिर उसके बाद क्या है, ये RMCP रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, WPCP वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड और FGCP फिनिश गुड्स,
मतलब बता रहा हूँ, तुम लिखते रहो, पता तो है, ये बार बार बोलने की। ये तीनों लिख दो। RMCP, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, RMCP ये लिखना, RMCP रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, WPCP वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, FGCP फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। अगर पेपर में NOCP मेथड आएगा तो वो आएगा 4 से 5 नंबर का, लेकिन अगर दूसरे वाला मेथड आएगा तो वो आएगा 8 नंबर तक का, या 6 में भी डाल सकते हैं, बट मैक्सिमम 8 नंबर का रहता है, ठीक है ना, तो ये फर्क रहता है। एक बात बताओ, जो ये तीनों एलिमेंट है आईसीपी के अंदर, RMCP, WPCP, FGCP, क्या ये दोनों नेचर में रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग? नहीं, ये सिर्फ किस में होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में। ट्रेडिंग में तो आईसीपी ही सिर्फ क्या होगा, FGCP, तो उसमें दो अलग अलग फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं, एक ही रहेगा, ठीक। चलो लिखना। अच्छा एक चीज याद दिलाता हूँ, ये जो RMCP है, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, WPCP वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, और FGCP फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, याद हो मैंने उसमें पढ़ाया था रेशियो चैप्टर में, जब हमने वो टर्नओवर वाली रेशियोज देखी थी, उसमें मैंने लिखवाया भी था कि इन रेशियोज को हम वर्किंग कैपिटल में ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक। वहां पर निकालते थे ना डेज, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बाद ये सारी रेशियोज निकालते थे, तो ये वही है, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, कि कितने टाइम में आपका कन्वर्ट होता है। वहां पर आंसर निकालते थे ना मंथ्स में या डेज में, 12 मंथ्स और 365 डेज, याद आ रहा है, तो वो यही होता था कि उसको निकालने का तरीका होता था, ठीक। तो वहां पर यही डेज निकालते थे जो डेज हम यहाँ यूज कर रहे हैं, जो ये डेज यूज कर रहे हैं वही, ठीक। तो निकालने का तरीका वहां था, बट इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर, देखना। समटाइम्स as per the question of as per the language of question, sometimes as per the language of the question, sometimes as per the language of the question, we have to calculate, sometimes as per the language of the question, language of the question, we have to calculate, we have to calculate number of operating cycles, number of operating cycles during the year, number of operating cycles in a year या during the year, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। तो कहता है एक साल में कितनी साइकिल्स घूमेगी वो निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, बता सकते हो फॉर्मूला? अभी हमने रामू शामू वाला एग्जांपल किया था, उसको 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, जितना भी हमारा पीरियड रहेगा, तो लिख दो फॉर्मूला, 12 मंथ्स और 365 डेज या 360 डेज, 12 मंथ्स और 360 डेज डिवाइड बाय नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, 12 months or 365 days divide 360 days divide by net operating cycle period, NOCP। तो याद है रामू वाला केस, रामू वाले केस में उसका NOCP 30 दिन का था, तो हमने 360 को 30 से डिवाइड करके 12 बार निकाल दिया था, और शामू वाले केस में एक दिन का था, तो 360 डिवाइड बाय 1 करके 360 साइकिल्स कर दी थी। इसमें कुछ एडिशनल फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, तो लिखना ऐसे लिख दो हेडिंग, सम एडिशनल फॉर्मूलाज, सम एडिशनल फॉर्मूलाज, some additional formulas, cost of goods sold, cost of goods sold, cost of goods sold का फॉर्मूला लिखना फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, cost of goods sold फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, क्या चीज, हाँ यही चलता जा रहा है, हाँ मतलब इसी में मैं साथ में ट्रेडिंग का भी लिखवा दूंगा वैसे मैन्युफैक्चरिंग के। सम एडिशनल फॉर्मूलाज में पहले लिखना cost of goods sold फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस cost of production, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कर देना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स,
क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के केस में आपको रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा, वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा, बट हम यहाँ पर कौन सा लेंगे, सिर्फ फिनिश गुड्स का। बाकी जो है ओपनिंग क्लोजिंग वाले रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, कुछ लिखना फॉर ट्रेडिंग कंसर्न, फॉर ट्रेडिंग कंसर्न ओपनिंग स्टॉक प्लस, ओपनिंग स्टॉक प्लस, इसमें तो होता ही फिनिश गुड्स है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिखना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, तो ये हमारा किसका हो गया, ट्रेडिंग का, क्योंकि ट्रेडिंग में हम परचेज कर रहे होते हैं तो परचेज यूज करते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग में हमारी प्रोडक्शन होती है तो पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके हम कैलकुलेट लिखना। एनओसीपी इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, NOCP in case of trading concern, NOCP in case of trading concern, NOCP in case of trading concern, NOCP in case of trading concern। तो ट्रेडिंग कंसर्न में समझना, ना तो ये होगा ना ये होगा, तो बचा क्या, सिर्फ FGCP। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, FGCP प्लस RCP माइनस AP, FGCP प्लस RCP माइनस AP, ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, ट्रेडिंग कंसर्न का। ये हमारा हो गया ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है, क्वेश्चन ना हमें ये सब भी निकाल के नहीं देगा, यानी कि RMCP, WPCP, FGCP ये सब हमें निकाल के नहीं देगा। ये कैसे निकालने होंगे, जैसे हमने रेशियोज में भी सीखा था। तो लिखना, सबसे नेक्स्ट कितना क्वेश्चन हो गया, 2 हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू कैलकुलेट कन्वर्जन पीरियड्स, हाउ टू कैलकुलेट conversion periods, how to calculate conversion periods, how to calculate conversion periods। तो ये जितने भी कन्वर्जन पीरियड हमने पढ़े, ये कैसे कैलकुलेट होंगे, इनके कुछ फॉर्मूले लिखना। फर्स्ट पॉइंट RMCP, फर्स्ट पॉइंट RMCP, फॉर्मूला लिखना, इक्वल्स टू एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय total raw material consumed, total raw material consumed during the year, total raw material consumed during the year, total raw material consumed during the year, और पूरे के मल्टीप्लाई में 12 मंथ्स और 360 डेज, क्योंकि आंसर हमें टाइम उसमें डेज में या मंथ्स में चाहिए, तो 12 मंथ्स कर देना या 360 डेज कर देना। अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अज्यूम 365 इन अ ईयर, तो तुम्हें 365 रखना है, वरना 360 रख लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 12 मंथ्स और 365 डेज इन अ ईयर लिखना। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल करना इसके ऊपर, एक एग्जांपल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 14 लाख, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 14 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 लाख। बता सकते हो RMCP, बताना। 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक हमारा हो गया 3 लाख, बताना कितना आएगा RMCP। नहीं, नहीं, डेज में निकलेगा सबसे पहली बात तो, ठीक है ना, डेज या मंथ्स में, मतलब डेज या मंथ्स में कुछ
निकाल लो, तो तुम्हारा कितना है 51 पॉइंट समथिंग आ रहा है 60। और कोई 39.9 60 सही है। क्या फॉर्मूला है हमारा आरएमसीपी का? कहता है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो एवरेज कितना हो गया? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग कितना है 1 लाख, क्लोजिंग कितना है 3 लाख। तो यानी कि हम सोल्व कैसे करेंगे सॉल्यूशन में? आरएमसीपी इक्वल्स टू, तुमने क्या किया दीपांशु, तुमने ना परचेजेस के बेसिस पे ले लिया, जबकि फॉर्मूले में क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज नहीं कंज्यूम। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके कंज्यूम निकलेगा, ठीक है ना। तो सब फॉर्मूला क्या रहा? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 12 मंथ्स। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना हो गया? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, और फिर पूरे के डिवाइड में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हो गया? शुरू में तुम्हारे पास 1 लाख थे, 14 लाख के और खरीद लिए, माइनस कितने का कर दिया? 3 लाख का, इंटू 12 मंथ्स। तो कितना हुआ? 1 + 3 2 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 12 महीने। तो यानी कि सीधा सीधा कितना आ गया? 2 महीने। 2 महीने या 60 दिन कैसे भी बात समझ आ रही है? बता दो एज इट इज। हो गया? 2 महीने लिख दिया, तो फिर इसके नीचे लिख दो इट इंडिकेट्स दैट, it indicates that it indicates that this company is having। तो आरएमसीपी का मतलब क्या था 2 महीने का? कि 2 महीने तक कंपनी का रॉ मटेरियल गोडाउन में पड़ा रहता है, ठीक। तो उसके बाद कहां जाता है? प्रोडक्शन के लिए। तो इट इंडिकेट्स दैट दिस कंपनी इज हैविंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दिस कंपनी इज हैविंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल in its store department, in its store department, in its stores department for a period of 60 days, for a period of 60 days, for a period of 60 days। तो कितने दिन? 60 दिन के लिए वो हमारे यहाँ पर पड़ा रहता है, इसमें स्टॉक में गोडाउन में पड़ा रहता है, ठीक। फुल स्टॉप। सेकंड सेकंड आना। अच्छा ये क्या कहते हो, लोअर अच्छा है या हायर अच्छा है? यही वाला जो आरएमसीपी हमने निकाला, लोअर लोअर लोअर। ऑब्वियसली जितना हमारी मैन्युफैक्चरिंग जल्दी होगी उतना हमारे लिए अच्छा है, तो जितना कम टाइम गोडाउन में रहेगा उतना अच्छा है, ठीक। तो लिख दो लोअर द आरएमसीपी द बेटर इट इज, लोअर द आरएमसीपी द बेटर इट इज, लोअर द आरएमसीपी द बेटर इट इज, लोअर द आरएमसीपी द बेटर इट इज। सेकंड लिखना डब्ल्यूपीसीपी, 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 डब्ल्यूपीसीपी मतलब वही हो गया वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। तो लिखना फॉर्मूला ऊपर तो वही रहेगा, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर इनटू 12 मंथ्स और 360 डेज, 12 मंथ्स और 360 डेज। एग्जांपल देखना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 5 लाख। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब समझते हो ना, आधा अधूरा बना हुआ, जैसे मान लो चेयर है तो आधी चेयर बन गई आधी बची है, कुछ भी पार्ट बन गया। मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 24 लाख, 24 लाख। कर दो आंसर। हाँ 3 महीने,
एक ही बात, 3 महीने हो गए या 90 डेज, 3 महीने या 90 डेज। क्यों? एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना हो गया? 5 और 7 लाख का एवरेज 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 24 लाख इंटू 12 महीने, 6 लाख डिवाइड बाय 24 लाख इंटू 12 महीने या 360 दिन, तो 90 दिन, 90 दिन या 3 महीने की बात। It indicates that it indicates that it indicates that production process takes 3 months to convert production process takes 3 months to convert raw material into finished goods। यानी कि मेरा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में 3 महीने रहता है, 3 महीने लगता है प्रोडक्शन कंप्लीट होने में, तो 3 महीने हमारा क्या आ गया, मतलब 90 डेज लिख लो या 3 मंथ लिख लो इनटू फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। शुरू से बोलता हूं, इट इंडिकेट्स दैट प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स 3 मंथ्स टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। और क्या रहेगा, लोअर होगा उतना अच्छा है, तो लोअर द WPCP द बेटर इट इज, जितना कम होगा उतना अच्छा है, जितनी जल्दी प्रोडक्शन होगी उतनी जल्दी हम बेच पाएंगे। थर्ड, FGCP, 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 थर्ड पॉइंट हमारा हो गया FGCP, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, COGS, COGS, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइड बाय COGS during the year, COGS during the year into 12 months or 360 days, into 12 months or 360 days। Example, opening stock of finished goods 9 lakh, opening stock of finished goods 9 lakh, closing stock of finished goods 11 lakh, opening 9 lakh, closing 11 lakh, COGS equals to 2 crore, 2 crore, COGS equals to 2 crore। तो इसका मंथ्स में मत निकालना, डेज में निकाल लेना, मंथ्स में उसमें आएगा पॉइंट्स में आंसर। नहीं, डेज में, मंथ्स में तो पॉइंट्स में आ जाएगा ना आंसर। 18, 18 आ जाएगा। कैसे आ गया? ऊपर आएगा एवरेज स्टॉक, तो एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो 9 लाख प्लस 11 लाख डिवाइड बाय 2, तो 10 लाख हो गया ऊपर, तो 10 लाख डिवाइड बाय 2 करोड़ इंटू 360, 10 लाख डिवाइड बाय 2 करोड़ इंटू 360। तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 दिन लगते हैं और 18 दिन में हमारा सामान बिक जाता है। तो इट इंडिकेट्स दैट it will take it indicates that it will take on an average 18 days, it indicates that on an average 18 days for stock of finished goods, for 18 days for stock of finished goods to be sold to the customer, to be sold to customer, to be sold 18 days of stock, 18 days for stock of finished goods to be sold to customers। तो कस्टमर को बेचने में कितने दिन लगते हैं? 18 दिन। क्या कहते हो, जितना कम अच्छा या जितना ज्यादा अच्छा है? अगर मेरे पास चेयर बन के तैयार है, जितने ज्यादा दिन में बिके वो अच्छा है या जितनी जल्दी बिके वो अच्छा है? जल्दी। तो लोअर द FGCP द बेटर इट इज। अभी लिखवाएंगे ज्यादा। नेक्स्ट लिखना RCP, बस 2 बचे हैं, वो लिख लो फिर खत्म करते हैं। RCP और APP बस 2 बचे हैं। RCP equals to average debtors plus average BR, average debtors plus average BR, हाँ वो रेशियो चैप्टर में किया। एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज BR डिवाइड बाय, क्या करेंगे डिवाइड में? टोटल क्रेडिट सेल्स, टोटल क्रेडिट सेल्स, क्योंकि डेटर्स की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट सेल लेंगे। टोटल क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर इनटू 12 मंथ्स और 360।
12 मंथ्स और 360 डेज लिखना। टोटल सेल्स एग्जांपल, टोटल सेल्स 1 करोड़, टोटल सेल्स 1 करोड़, कैश सेल 40%, कैश सेल 40%, ओपनिंग डेटर्स 4 करोड़, ओपनिंग डेटर्स 4 करोड़, क्लोजिंग डेटर्स 6 करोड़, क्लोजिंग डेटर्स 6 करोड़। कितना है? जीरो में गड़बड़ कर गया। मैंने अच्छा उसका एक सेकंड शायद मैंने गड़बड़ कर दिया ना। अच्छा ओपनिंग और क्लोजिंग को वो कर दो। ये 1 करोड़ है ना, तो 4 और 6 लाख कर दो। हाँ, सेल से ज्यादा डेटा थोड़ी हो सकता, तो वो तो उसको कर दो 4 लाख और 6 लाख, 4 लाख और 6 लाख। हाँ अब ठीक, 4 लाख और 6 लाख, 30 डेज। हाँ 1 महीना या 30 डेज। तो मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, आरसीपी। आरसीपी में ऊपर क्या आएगा, एवरेज डेटर्स। तो 4 लाख और 6 लाख का एवरेज कितना हो गया, 5 लाख, डिवाइड बाय क्रेडिट सेल। क्रेडिट की सेल कितनी है, टोटल सेल 1 करोड़ है, जिसमें से 40% अगर कैश है तो 60% क्रेडिट हो गया, यानी कि 60 लाख का क्रेडिट, इनटू 12 मंथ्स या फिर डेज में कर लो, एक ही बात है, तो 1 महीना आ जाएगा, 1 महीना या 30 दिन। इट इंडिकेट्स दैट the credit period allowed to the customer, the credit period allowed to the customer is 30 days. Credit period allowed to the customer is 30 days. तो 30 दिन का उधार देते हैं, क्या कहते हो, लोअर या हायर? नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो, गलत बोल दो कोई नहीं। लोअर, लोअर, ऑब्वियसली लोअर। जितनी कम उधार देंगे उतना बढ़िया है ना, जल्दी पैसा मिलेगा मुझे, तो लोअर द रेशियो द बेटर। तुम हायर बोलने वाले थे ना। तो lower the ratio the better it is, lower the RCP the better it is। तो जितना कम होगा उतना अच्छा। लास्ट लिखना बस एपीपी। ये लड़का आईपीएल का फैन आरसीबी लिख के बैठा है, बता। हाँ एपीपी, एवरेज पेमेंट पीरियड, इसका फॉर्मूला लिखना सेम है, बस डेटर्स की जगह क्रेडिटर्स हो जाएंगे, बीआर की जगह बीपी हो जाएगा। तो एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बीपी, एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बीपी बिल्स पेबल डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस, एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स पेबल। तो तुम ये सोच रहे हो एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स पेबल डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस, नेट क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर इनटू 12 मंथ्स और 360 डेज, इनटू 12 मंथ्स और 360 डेज। बस फटाफट से एक एग्जांपल लिख लो फिर खत्म करते हैं। क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस इक्वल्स टू 12 लाख, ओपनिंग क्रेडिटर्स 2 लाख, 2 लाख, क्लोजिंग 4 लाख, क्लोजिंग 4 लाख, कर दो कैलकुलेट, 90 डेज। 2 और 4 लाख का एवरेज कितना हो गया, 3 लाख, तो 3 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 12 मंथ्स, तो 12 से 12 तो कितना आ गया, 3 महीने, यानी कि 90 डेज, 3 महीने या फिर 90 डेज इन। हाँ एग्जैक्ट, मेन पार्ट तो भूल गए। इट इंडिकेट्स दैट, it indicates that the credit period received, it indicates that the credit period received from the supplier, the credit period received
फ्रॉम द सप्लायर इज ऑफ 3 months, is of 3 months, is of 3 months, और higher the APP the better it is. बिल्कुल हायर रहेगा, जितना ज्यादा उधार हमें मिलेगी उतना अच्छा है. चलो डन. तो नेक्स्ट क्लास में अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी खत्म हो गई, अब नेक्स्ट क्लास में इसके सीधा क्वेश्चन शुरू करेंगे. तो ये फॉर्मूले बस रिवाइज कर